नमस्कार नितिन जी, कैसे वेलकम हैं? सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ धर्मा आयुर्वेदा एंड ही इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ नस्या। और हाल ही में अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके साथ में हमारे भारत के सभी प्रख्यात वैद्यों की एक लाइव कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी सर जी ने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था, कुछ सुझाव भी दिए थे कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए आयुर्वेदा थ्रू गवर्नमेंट को। तो सर आज का हमारा टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज इन आयुर्वेदा। हमारे जो राइट। जूनियर स्टूडेंट्स है या बीएमएस एस्पिरेंट्स है, बाकी भी लोग हैं, उनके लिए आज का टॉपिक आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खुद मेरे लिए भी टॉपिक इंटरेस्टिंग है सर। ओके। तो सर स्टार्टिंग में शुरुआत में मैं सर आपको आपकी जो जर्नी है बीएमएस की और एमडी की, आप बीएमएस गोल्ड मेडलिस्ट हो, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो उसके बारे में सर थोड़ा पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद नितिन जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कशन करके, बात शुरू करके। इसमें जो जर्नी जैसे रहती है बीएमएस सभी स्टूडेंट्स की, वो भी बड़ी नॉर्मल सी रहती है। सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमें अब ये करना है, वो चॉइस नहीं रहती। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ था कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस और मैं एमबीबीएस सिलेक्ट हुआ। 2 दिन कॉलेज गया, उसके बाद मैं घर से भाग गया और मैं पुणे पहुंचा। पुणे में मेरी मौसी थी। फिर हमने ये डिसाइड किया कि विल गो टू भारतीय विद्यापीठ एंड विल टुक द एडमिशन देयर, और वहां पर एडमिशन लिया हमने बीएमएस में। मुझे कॉलेज बड़ा अच्छा लगा था, काफी प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज लग रही थी। लेकिन जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ, उसके 1 महीने बाद मुझे बहुत डिप्रेशन आने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वाई संस्कृत इज देयर, संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है हमको, पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या रोल है। और मैं सीवियर डिप्रेशन में आया। मुझे लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए कोर्स या नहीं करना चाहिए। फिर मैं अपने गुरुजी से मिला, वैद्य विलास नवल जी और आशुतोष दादा, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। बीएमएस करते करते मुझे लगा कि ये एक ऐसा लौता साइंस है जो कि सुपर स्पेशलिटी पे एंड होता है। जब पेशेंट नॉर्मली ठीक नहीं होते तो लोग हमारे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। एज अ लास्ट होप वो हमें सिलेक्ट करते हैं। लेकिन लास्ट होप नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। वहां उस कोर्स करते समय मुझे पता चला कि हमें बीएमएस में होलिस्टिक अप्रोच दी जाती है। बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर ट्रीटमेंट करने की चीजें समझाई जाती हैं। ये तो बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल थॉट्स जो हैं वो क्रिएट होने लगे। फिर ये पता चला कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम एक करियर नहीं, मल्टीपल करियर एक साथ कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कशन होता था तो लोग यही बोलते थे, इसके बाद पीजी करना है, पीजी के बाद पीएचडी करना है, पीएचडी के बाद लेक्चरशिप करना है। और मैं उनसे बोलता था, यार हमारा एक सुपर स्पेशलिटी काम है, हमारा बिजनेस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना हमारा मेन ओरिएंटेशन हो सकता है। हमारा जो शास्त्र है वो एक सेगमेंट पे नहीं है, मल्टीपल सेगमेंट्स पे है। हमारा वेलनेस के ऊपर भी थॉट हो सकता है, योग के ऊपर भी थॉट हो सकता है, डाइट के ऊपर भी थॉट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी थॉट हो सकता है, रेस्टोरेंट बिजनेस के ऊपर भी थॉट हो सकता है। हम सिर्फ वैद्य ना बन के, डॉक्टर ना बन के मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो इसी सोच को मैं बीएमएस में लेकर चला। बाद में एमडी भी पंचकर्म में किया कि हम दोनों सेगमेंट्स को लेकर चलेंगे। हम वेलनेस को भी सोचेंगे और ट्रीटमेंट मॉड्यूल को भी सोचेंगे। बाद में पीएचडी के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मल्टीपल थॉट्स, हमारे जो सुपर स्पेशलिटी थॉट्स हैं, इनको लेकर हम मल्टीपल सेगमेंट्स में करियर अपने बना सकते हैं। बीच में जब मैं एमडी कर रहा था तो एक डिस्कशन आया कि बहुत सारे फीमेल्स, जो हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं और सभी जो गर्ल्स हैं, वो आयुर्वेद जब करती हैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स पे उनको प्रैक्टिस करने का लाभ नहीं मिल पाता। तो हमने ये सजेस्ट किया कि अच्छी क्वालिटी ऑफ बुक्स और अच्छे थॉट्स की अगर बुक्स भी मार्केट में आती हैं तो वो भी एक करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर हम एक एक करके करियर अपॉर्चुनिटीज को देखें तो आज का जैसा हमारा डिस्कशन रहेगा, हम मल्टीपल सेगमेंट्स पे बात कर पाएंगे। तो मेरा जो जर्नी थी वो ऐसे ही थी कि हमने बीएमएस स्टार्ट किया, फिर एमडी किया। उसमें लगातार यही सोच से कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे और मल्टीपल जोन में काम करके और आयुर्वेदा को लाभ हम सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ये मेन थॉट था हमारा स्टार्ट करने का। जैसे कि सर आपने बताया वेलनेस क्लिनिक का, तो वेलनेस क्लिनिक का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा समझाइए सर हमारे दर्शकों को भी, क्या कंसेप्ट है वेलनेस क्लिनिक?
जी नितिन जी, एक्चुअली वेलनेस का थॉट जो है ना, हमें पहले दिन से ही समझाया जाता है कि हमें फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हमें स्ट्रेंथ करना है। आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए उसमें मल्टीपल रेफरेंसेस हैं। एक, अगर आप उस रेफरेंस को देखें तो हमारी जो सातों धातु हैं या हमारी पूरी जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास रसायन के रूप में है, वाजीकरण के रूप में है, बहुत सारी बस्तियां ऐसी आई हैं जो कि इसको देती हैं। तो वेलनेस का सेगमेंट जब दिमाग में आया, तो जब भी हम संहिता पढ़ते थे तो इससे एक वेलनेस का थॉट क्रिएट हुआ। वेलनेस क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने पेशेंट को, जो पेशेंट फिट है, उनको बेटर फिट कैसे रख सकते हैं, इनको कॉन्सेप्चुअलाइज करें। जैसे कि हमने बहुत सारे मल्टीपल पैकेजेस बनाए अलग अलग सोच से। एक सोच ये थी कि हम जो लोग जाते हैं उनकी बॉडी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए उनके लिए डिफरेंट पैकेज बनाए। जिन लोगों की शादी होने वाली है, जैसे ब्राइडल और ब्राइडग्रूम पैकेजेस जो होते हैं, उनको डिजाइन करके हमने उनके लिए पंचकर्मा स्पेशलाइज्ड सेगमेंट चालू किए। जिन लोगों को स्ट्रेस इंड्यूस वर्किंग है लेकिन ट्रीटमेंट वो एक डिजीज में नहीं कन्वर्ट हुए हैं, उनको सिंपल शिरोधारा बेसिस पे अलग अलग तरीके से उन्हें समझाया जाए। वेलनेस क्लिनिक जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं। जैसे कि लोगों को सलून और इस थॉट पे हैं, उसी तरीके से आयुर्वेदा की होलिस्टिक अप्रोच लेके वो सलून को ना नाम देके एक प्रॉपर वेलनेस सेंटर बनाए, ना कि उसे स्पा में कन्वर्ट करें। स्पा जो है एक बहुत छोटा पोर्शन है वेलनेस क्लिनिक का। हमें उस पर मल्टीपल इंटरनल रूप से भी, हम अगर उसे सप्लीमेंटेशन, इंटरनल सप्लीमेंटेशन जो देते हैं उनके रूप में भी, और पंचकर्मा थेरेपीज के रूप में भी क्लब करके एक वेलनेस सेगमेंट, जैसे कि आजकल आप देखें कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के ऊपर काम हुआ। इम्यूनिटी इज नथिंग बट द वेलनेस सेगमेंट। आपको फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस करना और ताकतवर रखना, यही इम्यूनिटी है, और उसी को ही हम वेलनेस का सेगमेंट दें। बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करना, रिलैक्स करना, सिर्फ इन पे कॉन्सेंट्रेट करने वाली जो क्लिनिक्स होंगी उन्हें हम वेलनेस क्लिनिक कहते हैं। और ये हमारा मेन थॉट है कि हम वेलनेस क्लिनिक पे ज्यादा एम्फेसाइज करें। लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है इस वेलनेस क्लिनिक पे। जैसे हमारा एम भी है सर आयुर्वेद का स्वास्थ्य रक्षणम। एब्सोल्युटली, उसी को हमें हाईलाइट करना है और मार्केट करना है कि इन चीजों पे आप आए, और हमारी स्पेशलाइज क्लिनिक ही उस पे हो। जी सर, ये जो सर वेलनेस क्लिनिक का आपने बताया काफी सोचने लायक है, और आज की डिमांड है सर। आज के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है लोगों के, आधे से ज्यादा बीमारियां इससे ठीक हो जाएगी सर। पर दूसरा जो कंसेप्ट आता है सर स्पेशलिटी क्लिनिक का, यस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। आजकल क्या होता है, जैसे आप इन जनरल पब्लिक को ये नहीं बता सकते कि स्पेशलाइज्ड क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये एलोपैथ साइंस ने ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे से पहुंचा दिया है। उसी रूप से जैसे कि हम पूरे इंडिया में देखें तो मल्टीपल जोन्स पे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है। जैसे बालेंदु प्रकाश जी रुद्रपुर में सिर्फ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के ऊपर अपना काम करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा धर्म आयुर्वेद है वो हम रोमेटोलॉजी पे ज्यादा काम करते हैं। थायराइड के ऊपर पुणे में बहुत सारी क्लिनिक है, हेयर के ऊपर केश आयुर्वेद है। इसी तरीके से जो स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट है वो हमें जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे धर्म आयुर्वेद में हम लोग दो तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एक ट्रेनिंग ये है जो कि स्पेशलाइज्ड क्लिनिक पे हो, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, जैसे कि गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक, चाइल्ड क्लिनिक, हेयर क्लिनिक, स्किन क्लिनिक, जॉइंट डिसऑर्डर क्लिनिक और स्पाइनल डिसऑर्डर क्लिनिक, इन पे अलग अलग रूप से हम क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें इसी के सेगमेंट की ट्रीटमेंट और मॉडलिटीज शुरू हो। दूसरा एक सेगमेंट है जीपी प्रैक्टिस, जो अनस्पेशलाइज्ड क्लिनिक है। जैसे हर रूरल एरिया में हम लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं जनरल प्रैक्टिस की, तो लोग जनरली एलोपैथ साइंस को लेते हैं। उसी तरीके से लगभग 40 से 50 हजार कंपनियां ऐसी हैं जो कि जनरलाइज्ड प्रोडक्ट जीपी के लिए पेटेंट आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाती हैं, और उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। अगर हमारे आयुर्वेद के लोग जीपी प्रैक्टिस शुरू करें गांव-गांव पे, और कंपनियां उन्हें सपोर्ट करती हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हमें बार-बार से बताती हैं, जैसे दूध पापेश्वर की सोलिमिक सेगमेंट, झंडू का सेगमेंट जो पेटेंट मेडिसिन बनाता है, डाबर का सेगमेंट जो पेटेंट मेडिसिन बनाता है, ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स पे, एमएल का एक पूरा बहुत बड़ा सेगमेंट है। ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं जो अपने पेटेंट प्रोडक्ट डायरेक्टली उनकी थेरेपेटिक इंडेक्स के बेसिस पे जीपी प्रैक्टिस के लिए बताती हैं। कभी भी हमारे साइंस से डाइवर्ट होके दूसरे काम ना करके अगर हम सिंपल जीपी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो एक पॉइंट है।
और स्पेशलाइज क्लिनिक का एक पॉइंट है जो कि जिस पर हम अपने पर्टिकुलर चॉइस का जो टॉपिक है उस पे थरो स्टडी करके, जैसे मेरे एक फ्रेंड है विराज भंडारी, पूना में प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ स्पाइन की क्लिनिक फाइन चलाते पे हैं। करते हैं। यस सर। उसी तरीके से वैद्य विक्रांत पाटिल है जो थायराइड पे करते हैं। उसी तरीके से बालिंदु प्रकाश जी हैं जो कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस पे हैं। ऐसे मल्टीपल, और हरीश पाटनकर जी हैं जो हेयर पे हैं। ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो अपनी स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं। वैसी शर्मा जी हैं हमारे राजस्थान में जो सिर्फ स्पाइन पे काम करते हैं और न्यूरोथेरेपीज पे काम करते हैं। ये स्पेशलाइज सेगमेंट जब हमारे आयुर्वेद में क्रिएट होगा तो लोगों का रेफरल भी एक दूसरे की तरफ जाना लग जाएगा कि आपको अगर इस चीज का काम करना है तो आप उनके पास जाइए। सो इन दिस वे हमें स्पेशलाइज क्लिनिक को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, हम उन्हें लगातार 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर वो स्पेशलाइज काम करना चाहते हैं तो, और एकदम रूरल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रूरल सेगमेंट के लिए हमें लगातार उन्हें जीपी के लिए प्रमोट करना चाहिए। ओके, तो सर ये स्पेशलिटी डेवलप करने के लिए खुद का इंटरेस्ट जरूरी है कि किसी, हम अगर जीपी शुरू करते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस, तो उसमें हम जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ज्यादा पेशेंट हमारे तरफ जो आ रहे हैं, हम जिसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो स्पेशलिटी हमने पकड़नी चाहिए। दोनों सेगमेंट्स हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारा बैकग्राउंड जो रहता है, हर स्टूडेंट एक से बैकग्राउंड से नहीं आता। कई बार ऐसा रहता है कि कुछ स्टूडेंट अपने जब घर पे रहते हैं और जो पढ़ने आते हैं तो उनके घर पे जो एरिया है वहां पर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, एक छोटा सा गांव है यहाँ पर। उस गांव से जब मेरे पास एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये बोला कि सर हमारे यहाँ ब्लेमिशेस का और स्किन ट्रबल का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि पानी ही ऐसा है। तो उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्हें ये समझ में आया कि अगर मैं वहां पर स्किन क्लिनिक खोलूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो उन्होंने लगातार उसकी पढ़ाई करी, उनके पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उन्होंने दवा के लिए कोशिश करी, वहां पर कैसा डाइट बनना चाहिए उसके ऊपर काम करना चालू करा। उसी तरीके से उन्हें मल्टीपल सेगमेंट्स की एक दिमाग खुल गया और उन्होंने ये चालू किया कि मैं स्पेशलाइज स्किन क्लिनिक चालू करूं। उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा आपने कहा कि हम जीपी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हमारा एक स्पेशलिटी काम शुरू होता है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप डे 1 से सेकेंड ईयर से डिसाइड करें कि आपको कौन सा सेगमेंट आपके ऑब्जर्वेशन में है। जब आप पहली छुट्टी में जाए तो ये डिसाइड करें कि आपके एरिया में, लोकेशन में कौन कौन सी डिजीज ज्यादा मिल रही है, कौन कौन से बेसिक ट्रबल है, वहां पर पानी का कुछ प्रॉब्लम है, या ऑब्जर्वेशन आपका ये आता है कि कैसा लोग आपके यहाँ पर ज्यादा ट्रबल में आ रहे हैं। जैसे पूना में जो लोग हैं, बहुत सारा ऐसा देखते हैं कि आईटी सेगमेंट है। इंदौर में जब हम प्रैक्टिशनर देखते हैं तो आईटी सेगमेंट्स का बहुत काम होता है। तो जो आईटी सेगमेंट पे वो लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, वैसे पेशेंट अगर आपके पास ज्यादा है तो लोकेलिटी बेस भी एक नॉलेज होता है और आपका स्पेशलिटी वर्किंग, मतलब कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट भी आप सिलेक्ट करते हैं। दोनों तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर हमारे एक व्यूअर का सर क्वेश्चन है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है और जो बाईपास प्लास्टिक वगैरह है, उसमें स्पेशलिटी के बारे में कुछ बताइए बोलो। जी, एक्चुअली क्या है, इस पे ही थॉट लेके माधव बाग ने एक सेगमेंट चालू किया था जिसमें कार्डियक कंडीशंस के ऊपर एक माधव बाग क्लिनिक स्टार्ट हुई। रोहित साने जी हैं, उन्होंने मल्टीपल लेवल पे इसको हर एक स्टेट में, बहुत सारे राज्यों में इसको फैलाया। बिल्कुल। ये स्पेशलिटी जो थॉट है, इसमें हम ये देखते हैं कि 80 to 90% ब्लॉकेजेस वाली सिचुएशन तक भी आयुर्वेदा प्रॉपरली काम करता है और उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के हम पंचकर्मा और डाइट एज वेल एज इंटरनल मेडिसिन के बेसिस पे हम एक टोटल पैकेज डिजाइन करके उस पेशेंट पे काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। पेशेंट पहली बार कब आया था, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या थी और उसकी रीडिंग क्या थी, मतलब कि हमें उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको प्रॉपरली रीड आउट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी रीडिंग हैबिट नहीं होती और स्पेशलाइज जो सेगमेंट है उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ने के जो तरीके हैं उनके लिए हमें इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। हमारे जो एलोपैथिक फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमें मिलना चाहिए, उनसे ये देखना चाहिए कि वो रिपोर्ट्स को रीड आउट कैसे करना है और उसका हमारे यहाँ थॉट प्रोसेस क्या है। सपोज ब्लॉक का जो पेशेंट है, एथेरोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट है, हम उसे आमवात की सिचुएशन या अवरोधात्मक संप्राप्ति से लेते हैं और उसकी चिकित्सा करते हुए चलते हैं। तो ये थॉट को हमें कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन लेंगे हम, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। यस सर। एक क्वेश्चन पूछा है सर हमारे व्यूअर ने कि कुछ सीनियर वैद्य है हमारे, या देखते हैं हम अभी वैद्य लोग भी है जो गांव में विदाउट डिग्रीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास सर स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन रहते, फार्मूला रहते किसी डिसीज के लिए। तो समझिए
किसी जगह पे दूर दराज में वो रहते हैं और एक स्पेसिफिक डिसीज पकड़ के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे भी ऐसे वैद्यास है जो हमारे गुरु, जो सीनियर लोग हैं हमारे, वो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हु हाइड देयर इनोवेटिव मेडिसिन। देखिए, आज का जो एरा है ना, ये हाइड एंड सीक का है नहीं। अब कोई हिडन जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पे लोग बिलीव नहीं करते। ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे और अभी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। लेकिन बीइंग अ यंग वैद्य, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और आप सेम फॉर्मूले को यूज करते हुए जाएंगे, तो वो जो ऑरा है वो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें अगर हमारे जो सिद्धांतिक रूप हैं उन पे अगर हम काम करते हैं तो उन सिद्धांतिक रूप से हमें ज्यादा प्रॉपर मिलेगा। हम अगर साइंटिफिकली पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हिडन का, हम उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन हमें ये जरूर कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास भी बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम उन पर काम करना चालू करें। जब आपकी स्पेशलिटी क्लिनिक चालू होगी तो आप पर भी लोग आएंगे। जब आपके पास वेलनेस का सेगमेंट होगा तो आपके पास उसके लोग अप्रोच करेंगे। देखिए, पहले जैसे जो दौर था उससे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी चीजों को लोग तक पहुंचाते हैं तो लोग आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। हर व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स क्लिनिक पे जाना पसंद नहीं करता। अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, साइंटिफिक नॉलेजेस का दौर है। साइंटिफिक नॉलेज का इंटरवेंशन आयुर्वेदिक वे में उसे समझाना चाहिए। वैसे भी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी वैद्य के पास जाएं और हिडन फॉर्मूले को डिकोड करने की कोशिश करें। हम अगर किसी सीनियर वैद्य के पास जा रहे हैं तो साइंटिफिक अप्रोच क्या वो यूज कर रहे हैं, किस तरीके से शास्त्र को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन चीजों को हमें ज्यादा सोचना चाहिए। मुझे ज्यादा बेटर ये लगता है कि जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हमारे ग्रंथ के हैं, ग्रंथ टू प्रैक्टिस, ये अगर कोई वैद्य आपको सिखाता है, जैसे मैं भी गुरु शिष्य परंपरा में रहा, मैंने भी वहीं से सीखा, तो लगातार शास्त्रों को प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको हमेशा आपका रास्ता कभी ब्लॉक नहीं होगा। अगर फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको हमेशा एक ट्रबल आएगा। बिल्कुल सर। सर, आई विश कि आपकी जैसे गुरु सभी स्टूडेंट को मिले सर। आप बाकी सभी स्टूडेंट को सर, हमारे भी यहाँ पे बाकी स्टूडेंट है जो एमपी के आए हैं, पीजी कर रहे हैं नागपुर में, उनको काफी अच्छे से गाइडेंस किया है सर आपने। तो गुरु का आपकी वॉइस कम आ रही है, वॉइस कम आ रही है सर। अभी आवाज आ रहा है मेरा? बहुत कम आ रहा है। ओके सर। सर मैं ओके सर। ये सर, इसका अल्टीमेट आंसर ये है कि हमारी स्टडी हमने बढ़ानी चाहिए और जो हमारे गुरु है उनको फॉलो करना चाहिए। गुरु मिलना भी एक भाग्य का, सौभाग्य की बात है हमारे लाइफ में। जैसे आपके जैसे गुरु बाकी स्टूडेंट को मिले हैं भोपाल में और एमपी में, तो उनका काफी उद्धार हुआ है सर। नहीं सर, एक्चुअली कैसा है ना कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि गुरु का सेगमेंट है। हमारा जो ग्रंथ है ना, उसकी मेथोडोलॉजी, और आजकल सोशल मीडिया का टॉप जमाना है सर, हम एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं, बहुत आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं। तो और भी देखें, जैसे एक सवाल मुझे भी दिख रहा है कि बाल रोग में आयुर्वेदा प्रैक्टिस शुरू कैसे करें, ये एक सवाल आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं कल परसों भी एक डिस्कशन कर रहा था। आयुर्वेदा फॉर किड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिक। अभी आज जैसे आप महाराष्ट्र में अगर हैं तो वहां पर आपको ये सिचुएशन है कि आप जो वैक्सीनेशन है वो दे सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस में बच्चों पे आधारित हैं। मैं कल देख रहा था तो लगभग 45,000 से ऊपर कंपनीज हैं जो बच्चों के ऊपर प्रोडक्ट बनाती हैं आयुर्वेद के। 45,000 इन इंडिया। तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो आयुर्वेदा लाइन में हमने देखे तो मल्टीपल कंपनीज हैं, जैसे हिमालय बोनीसेन बनाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। जितने लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, हम उनके बेसिस पे बच्चों पे डोजेस बड़ी आसानी से दे सकते हैं, जो कि सिरप बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे पास। और जो हमारी चूर्ण कल्पनाएं हैं, हम उनका भी इस्तेमाल शहद के साथ, गुड़ की चाशनी के साथ, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अनुपान देकर हम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेदा प्रैक्टिस में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि लोग अपनी स्पेशलाइज बाल रोग क्लिनिक नहीं बनाते। बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से सीधे केमिस्ट के यहाँ से मेडिसिन खरीद के अपने बच्चों को देते हैं, उसमें भी लोग डरते हैं। अगर इस पे एक साइंटिफिक डॉक्टर उन्हें एक सील लगाता है कि ये प्रोडक्ट आपको इतनी मात्रा में देना है, तो जनरलाइज प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा किड्स बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बड़ी क्लिनिक के लेवल पे कन्वर्ट होगा। इसमें एक जनरलाइज स्वर्ण प्राशन मैकेनिज्म हमारे पास में है। बच्चों के हेयर एंड स्किन के ऊपर काम करने के लिए, ऑयलिंग करने के ऊपर, उनके कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, उनकी कोलिकी पेन के ऊपर, उनकी माइलस्टोन डिलेड के ऊपर। आप अगर हमारी वेबसाइट देखेंगे तो हम लोग ने स्टार्टिंग में माइलस्टोन डिलेड के ऊपर बहुत सारे काम किए।
ऑटिज्म के ऊपर बहुत सारा काम किया। तो ये अगर ये सेगमेंट है ना, इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति एलोपैथ साइंस में नहीं जाना चाहता। अगर हम ऑटिज्म के ऊपर, माइलस्टोन डिलेट के ऊपर हमारे जो मेथड्स हैं, जो काश्यप संहिता की मेथड्स हैं, उनके बेसिस पे हम बिल्कुल शुरुआत भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। लिक्विड मेडिसिन का हमें एक लिस्टिंग करनी चाहिए जो हर एक सेगमेंट की लिक्विड मेडिसिन है। उनमें इम्यूनिटी बूस्टर सबसे ज्यादा अप्रोच में है, कफ एंड कोल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा काम है, मल्टीपल टाइम बीमार पड़ने के लिए, भूख लगने के लिए, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं उन सभी के लिए बच्चे आयुर्वेदिक, जो भी पेरेंट्स है वो आयुर्वेदा चीजें चाहते हैं, लेकिन उनकी साइंटिफिक अप्रोच और एक स्पेशलाइज क्लिनिक नहीं बनने के कारण लोग यहाँ वहां डाइवर्ट होते हैं और वो जाके सिर्फ एक केमिस्ट के यहाँ से चीजें खरीद लेते हैं। हमें इस चीज को स्टॉप करना चाहिए और एक स्पेशलाइज आयुर्वेदा फॉर किड्स स्मॉल क्लिनिक जो कि ये गाइडेंस दे पाए कि आपको ये चीजें लेनी है और ये नहीं लेनी, इनसे आप शुरू करें डेफिनेटली प्रैक्टिस। लिक्विड मेडिसिन को प्रोक्यूर करें और ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेक करें कि किन चीजों के लिए जो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरफ जाते हैं। हाइट इंप्रूव करने के लिए एलोपैथ में कुछ भी नहीं है। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जो रिलायबल सेगमेंट है वो आयुर्वेद है। लगातार भूख जो बढ़ाने के लिए लोग आयुर्वेदा के ही सेगमेंट करते हैं। लिवर की जो वीकनेस है उनको इंप्रूव करने के लिए लोग आयुर्वेदा ही लेते हैं। तो ये जो सारे सेगमेंट है, हमें को ये अच्छे से चेक करना चाहिए कि कौन से सेगमेंट्स के लिए जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आयुर्वेदा की डिमांड करते हैं और उसके बेसिस पे हमें अपनी क्लिनिक के सेगमेंट शुरू करने चाहिए। लिक्विड मेडिसिन बहुत रेडिली अवेलेबल है, कंसंट्रेशन के ऊपर आयुर्वेदा से अच्छी मेडिसिन नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूवाइजेशन, इम्यूनिटी इंप्रूवाइजेशन इनके ऊपर नहीं है। लिवर टॉनिक आयुर्वेदा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है। साथ ही साथ जो ग्रोथ है, हाइट है, हेल्थ है, उनके इंप्रूवाइजेशन के लिए आयुर्वेदा के पास बहुत अच्छे टॉपिक है। ऑटिज्म के ऊपर आयुर्वेदा पे बहुत ज्यादा काम है पंचकर्मा के थ्रू। तो ये बहुत सारे सेगमेंट्स है जिसपे हम अपनी बहुत आराम से बाल रोग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यस सर। और एक नेक्स्ट फील्ड जो है सर, अभी काफी इमर्जिंग फील्ड भी है हमारे इसमें आयुर्वेद में, रिसर्च की फील्ड। यस सर, उसमें सर क्या स्कोप है रिसर्च का, मतलब आयुर्वेद फील्ड को लेकर? देखिए, रिसर्च के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी हमारे यहाँ पर एक यूपीएससी करके डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट करती है और उसके बेसिस पे हम रिसर्च स्कॉलर्स को, रिसर्च के बेसिस पे हम वहां पर लोगों को आफ्टर बीएमएस सिलेक्ट करते हैं और जो स्पेसिफिक आयुष डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है उनकी वर्किंग पे उसे ला सकते हैं। सीसीआरएस जो है डिपार्टमेंट है वो कंप्लीटली रिसर्च बेस है। वहां पर लोग अपने जो ज्वाइनिंग के लिए लेटर दे सकते हैं और वहां जो उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं उनको क्रॉस करके हम काम शुरू करते हैं। दो ये सेगमेंट हुए। तीसरा रिसर्च का जो सेगमेंट है, हमारी अपनी भी क्लिनिकल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिक, हम अपने एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स लेके क्लिनिक के बेसिस पे भी रिसर्च सीसीआरएस के साथ क्लब कर सकते हैं। ये वाला एक सेगमेंट है। दूसरा, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बनाए गए हैं, एमडी में भी लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन जो रिसर्च के पैरामीटर डब्ल्यूएचओ ने दिए हैं उनके बेसिस पे ही हमें रिसर्च करना चाहिए। जो रिसर्च अभी हम क्लिनिक में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीजी करते टाइम, पीएचडी करते टाइम कर रहे हैं, इनका इंटरनेशनल बैकग्राउंड बहुत वीक है। हमें इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें हमें नहीं लेनी है। हमें जो डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स है रिसर्च के, उन्हीं बेसिस पे रिसर्च को आयुर्वेदा में कंडक्ट करना चाहिए। जी सर। तो सीसीआरएस है, आयुष मिनिस्ट्री है और मल्टीपल योग के कुछ सेगमेंट है। योग पे अगर आपको रिसर्च करनी है तो आईआईएम जो है वो भी आपको, मैनेजमेंट के जो सेगमेंट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। और रिसर्च फील्ड में सर जॉब की क्या स्कोप है जॉब का? जॉब का एक लिमिटेड स्कोप है रिसर्च के सेगमेंट में। आपको सिर्फ सीसीआरएस और यूपीएससी क्लियर करके आप सिर्फ आयुष मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे कि आचार्य बालकृष्ण जी ने पतंजलि में एक रिसर्च सेगमेंट चालू किया है, उसमें भी वो डायरेक्टली रिसर्च के लोगों को लेते हैं। लेकिन रिसर्च के सेगमेंट में ये एक अनफॉर्चुनेट बात मैं आपको कहूं कि रिसर्च का एक बहुत लिमिटेड सेगमेंट है आयुर्वेद में। लोगों को लगता है जो पीजी और पीएचडी में वो कर रहे हैं वही रिसर्च है, लेकिन एक्चुअली वो रिसर्च नहीं है। बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आप सीसीआरएस और ऐसी वर्किंग है, लेकिन तब भी मैं उसे कहूं तो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री सेगमेंट नहीं है हमारे रिसर्च का इंडिया में। हमें उस पर और काम करना, जैसे सीएसआईआर है, वहां पर भी रिसर्च अभी अच्छी हो रही है। आईआईटी में भी लोग रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेदा के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आयुर्वेदा बायोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक सवाल आया सीसीआरएस में कैसे जाना, उनके इंटरव्यूज होते हैं डायरेक्टली, वो सीसीआरएस में आपको जॉब दे सकते हैं। यस सर। और एक हमारे व्यूअर का सवाल है सर कि जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैद्य और जो बाकी बड़े बड़े नाम हमें पता है कि वो सिटीज में प्रैक्टिस करते हैं सर आयुर्वेद की, तो आजकल शहरों से आयुर्वेद चिकित्सा को गांवों तक कैसे पहुंचाया जाए?
उसके लिए एक सवाल पूछा है हमारे व्यूअर ने। जी, वो नरेंद्र जी ने जो सवाल पूछा उस पर मैं ये कहूं कि गांव तक आयुर्वेद पहुंचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखें तो पहले गांव में जो वैद्य जी थे उनके उनके अलावा कोई भी लोग ट्रीटमेंट लेने नहीं जाते थे। अभी भी वो सिनेरियो हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है नितिन जी, कि लोग जो है वो आयुर्वेदा प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं उनको बिलीव नहीं होता अपनी चीजों पे। तो मैंने ये कहा कि हमें जीपी प्रैक्टिस जो है ना उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए गांव के बेसिस पे। बहुत सारी आयुर्वेदा कंपनीज हैं जो आपको लगातार प्रमोट करने के लिए, रूरल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसे सोलोमिक्स कंपनी की अगर आप बात करें तो आप गांव में देखेंगे तो हमारे पास ज्यादातर पेशेंट जब आते हैं, जैसे एमपी के विलेजेस की अब मैं आपको बात करूं तो लोग वीकनेस के लिए सबसे ज्यादा आते हैं, भूख नहीं लगने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं, कई लोग हाथ पैर दुखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ये जो प्रैक्टिस है इनके पेटेंट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंपनियों ने प्रॉपरली बनाए हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बीएमएस करते हैं तो पेटेंट मेडिसिन की कोई भी जानकारी हमको नहीं दी जाती। द्रव्य गुण पढ़ने के और रसशास्त्र पढ़ने के इमीडिएटली बाद हमको जो बहुत सारी जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल हैं जो पेटेंट मेडिसिन बना रही हैं उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स करनी चाहिए और उनके थ्रू हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि लिप 52 सब जानते हैं, ई केयर सब जानते हैं, M2 टोन सब जानते हैं, जबकि ये आयुर्वेदा के ही फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं। हमको ये सारे प्रोडक्ट के बेसिस पे इनकी थेरेपेटिक इंडेक्स किस तरीके से काम करती है। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर बीएमएस तो एक हाइपोनेट करके एक मेडिसिन चरक फार्मास्यूटिकल की डिजाइन हुई थी। हाइपोनेट जो मेडिसिन थी वो पीसीओडी के सेगमेंट्स पे काम करती है। तो पीसीओडी के वो सेगमेंट जो कि काश्यप संहिता खिलस्तान से निकाले गए थे कि पीसीओडी के ये लक्षण होते हैं और उसके बेसिस पे ये मेडिसिन इस तरीके से काम कर सकती है, तो दैट पेटेंट मेडिसिन हाइपोनेट हमें ये कॉन्सेप्चुलाइज करती है कि ये मेडिसिन इन लक्षणों पे काम कर रही है और देन वी कैन गिव दिस मेडिसिन इन पीसीओडी इनिशियल केसेस। तो गांवों तक अगर हमें पहुंचाना है तो हमें पेटेंट मेडिसिन का बहुत सहारा लेना चाहिए। एक रिनाउंड बेसिस होगा और यंग वैद्य को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमें प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आया कि पेटेंट मेडिसिन के बारे में जाने कैसे। आयुर्वेदा लाइन एक बेंगलोर से पब्लिश होती है और बहुत सारी थेरेपेटिक इंडेक्स हर कंपनी अपनी निकालती है। जैसे चरक की थेरेपेटिक इंडेक्स है, उनके मोनोग्राफ है, हिमालय के मोनोग्राफ है, उनकी थेरेपेटिक इंडेक्स है, दूध पापेश्वर का सोलोमिक सेगमेंट है, वहां पर आप जो है उनकी पेटेंट मेडिसिन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अभी हम लोग भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि पेटेंट मेडिसिन एंड डिजीजेस के ऊपर एक छोटी बुक, एक पॉकेट बुक यहाँ से बनाएं कि अगर आपको किसी भी सिस्टम वाइज डिजीज है, सपोज नर्वस सिस्टम में आपको डिजीज है, तो आपको ये पेटेंट मेडिसिन यूज करना चाहिए और इसके बेसिस पे आप घर पे यानी कि अपने रूरल एरिया में भी प्रॉपरली मेडिसिन कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि उनकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी। जब आप कंपनियों को अप्रोच करते हैं तो इमीडिएटली वो आपको गांव में भी सप्लाई देने के लिए काम शुरू करती हैं। मैंने बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करी है, वो हर एक गांव में जाना चाहते हैं और मेडिसिन देना चाहते हैं, क्योंकि गांव में जो मेडिसिन डिमांड है वो बहुत ज्यादा रहती है, लोग शहर से वो मेडिसिन मंगवाते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम रूरल प्रैक्टिस में प्रॉपरली, अगर जैसे एक सवाल आया आयुर्वेदा के लिए सिम्स जैसी बुक पब्लिश होती है क्या, बिल्कुल होती है। उसका नाम है आयुर्वेदा लाइन, जो कि बेंगलोर से पब्लिश होती है। थेरेपेटिक इंडेक्स हर एक कंपनी का है। आप थेरेपेटिक इंडेक्स किसी भी कंपनी के एमआर से मांगेंगे, वो उस कंपनी का आपको थेरेपेटिक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। तो आप मल्टीपल थेरेपेटिक इंडेक्स को एक साथ रखें। स्रोतों के बेसिस पे मेडिसिन किस तरीके से काम करती है वो भी आपको पता चल जाएगा आयुर्वेदा लाइन पे। सिस्टम वाइज कैसे आपको मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन को यूज करना है वो भी आपको आयुर्वेदा लाइन में कंपाइलेशन मिलेगा। तो आप जैसे सिम्स है उसी तरीके से आयुर्वेदा लाइन है, आप उसका यूज करके जीपी प्रैक्टिस अपने गांव में, अपने रूरल एरिया में डेफिनेटली शुरू करें और आयुर्वेद की जीपी स्टार्ट करें। तब हमारा हर एक व्यक्ति जो गांव में बैठा है वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट लेने पे सक्षम हो जाएगा और हम तब आयुर्वेदा फर्स्ट ऐसा एक मुहिम पूरे इंडिया में चला पाएंगे। अगर हम रूरल एरिया को छोड़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें, तब तक आप आयुर्वेद को पूरे इंडिया में कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सर आपने अभी बताया, मैं काफी दिनों से ये सोच रहा था कि जब हम सोचते हैं कि आयुर्वेद की पढ़ाई मतलब जो करना है हमें, तो एक तो हमें काफी भारी लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज में सब चीजें दिखाई देती है, या तो दूसरी काफी क्लिष्ट और संस्कृत लैंग्वेज में मतलब श्लोकों के शब्दों में दिखाई देती है। तो इन बिटवीन जो
वे है लर्न करने का, तो हम सर वो ढूंढ नहीं पाते हैं। मतलब देखिए अभी जैसे आपने बताया कि अभी आयुर्वेदा लाइन जैसी एक पेटेंट मेडिसिन की लिस्ट आती है, तो कभी कभी अगर हम यूज करने जाते हैं तो लोग ऐसा होता है कि एक कैटलॉग फिजिशियन जैसे बोलते हैं कि ये डिसीज है तो ये मेडिसिन है, कैटलॉग फिजिशियन जैसा बोलते हैं लोग कि ये हाँ। डिसीज है तो ये मेडिसिन लेना चाहिए। तो हमारे उसमें सिद्धांत सर उसमें नहीं रहता है। मतलब बहुत जगह देखा है ऐसी कि ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये दवाई देना है, तो ये किस हद तक सही है सर? देखिए, दो तरीके से, जैसा आपने पूछा ना मुझे कि ये डिजीज है और ऐसी मेडिसिन देनी है, देखिए आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट पे इस पे काम नहीं हो सकता, लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर हमें रूरल प्रैक्टिस करनी है तो हमें वो मेथोडोलॉजी भी अपनानी पड़ेगी। दूसरा जो तरीका है कि HLA ट्राइंगल, मतलब कि हेतु, लक्षण और औषधि, इनके बेसिस पे भी हमें एक साइंटिफिक थॉट्स लेने चाहिए कि जो हेतु है उनके बेसिस पे हेतुओं को स्टॉप करना है, लक्षण को देखते हुए चिकित्सा करनी है। इनको भी एक बैकग्राउंड करके हमें इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ HLA ट्राइंगल थ्योरी समझानी पड़ेगी। कारण क्या होता है, इतने ज्यादा शास्त्र है और इतनी ज्यादा पढ़ाई है कि उसको देखकर भी कई बार शास्त्र जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये कोशिश करना चाहिए कि हर एक डिजीज का एक HLA ट्राइंगल मेथोडोलॉजी बनाए। जैसे बार बार क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे एक सवाल आया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन में भी हमें हेतुओं को देखना चाहिए, लक्षणों के साथ पेशेंट हमारे सामने आता है, जो लक्षण है हमने उसको इकट्ठा लिखा, उनके बेसिस पे हमने उसके हेतु लिखे कि उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, और इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट के दो सेगमेंट डिवाइड किए, एक शमन चिकित्सा इंटरनल मेडिकेशन, एक पंचकर्म चिकित्सा या शोधन मेडिसिन। देखिए ये डिफिकल्ट नहीं है, जैसी हमारी सिचुएशन है, अगर हम उसे इंटरनल मेडिसिन दे सकते हैं तो हमें सिर्फ इंटरनल मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। ये बात जरूर है जो आपने बिल्कुल पूछा, उसमें हमें डेफिनेटली एक हैंडबुक्स बनानी चाहिए जो HLA ट्राइंगल थ्योरी के बेसिस पे लगभग 100 या 200 डिजीज हैं उनको समझाती हैं। उसी तरीके से सिस्टमिक एजुकेशन, मतलब कि सिस्टम वाइज किस तरीके से मेडिसिन को इंप्लीमेंट करना है, वो पेटेंट मेडिसिन हो, इससे रूरल प्रैक्टिस हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। ये दोनों सेगमेंट हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इस पे हम जरूर काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब सेशन लूंगा तो आपके साथ वो बुक के साथ में मैं रहूंगा। ओके सर। सर हमारे एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जिसके पास गुरु नहीं है वो संहिता खुद कैसे समझे और प्रैक्टिस के नजर से देखे? इसका सर एक क्वेश्चन और था जी, जिसके पास गुरु नहीं रहता है, मतलब अभी देखिए बहुत सारे लोग, हम जो अभी 5.5 साल का डिग्री कोर्स करते हैं उसके बाद में सर ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं होते कि हम जाके प्रैक्टिस शुरू करें, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है हमें। तो ये सर इनका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि संहिता खुद से पढ़ के हो सकता है क्या सर सब? ये बिल्कुल, देखिए क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा अगर है तब तो वो गाइड कर देंगे, अदरवाइज हम कैसे शुरू करेंगे। देखिए आप इस बात को, मैंने जो अभी उत्तर दिया वो वही है कि जो शास्त्र हैं उनके जो बेसिस हैं उसको प्रैक्टिस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए हम लोग ने एक सेगमेंट शुरू किया है, सेतु। सेतु इज नथिंग बट ब्रिजिंग बिटवीन संहिता एंड प्रैक्टिस। तो इसको हमें पहले दिन से इंस्टॉलेशन करना चाहिए। जैसे पहले फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आया है उसको अष्टांग हृदय पढ़ाया जाता है। अष्टांग हृदय पढ़ते टाइम उसे यही नहीं समझ में आता कि इसका यूज कैसे करेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया जाता है और चैप्टर नंबर 30 पे खत्म कर दिया जाता है सूत्र स्थान में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो फिजियोलॉजी में पढ़ रहा है, यानी कि वो जो क्रिया शारीर में पढ़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो उसके गुण है, मतलब कि वात पित्त और कफ के लक्षण और उनकी चिकित्सा, इसको अगर वो पहले दिन से ही समझाने लग दिया जाए कि ये जो लक्षण है चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, ये लक्षण इस तरीके से खराब होते हैं, और 13 चैप्टर में जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन ये है, तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। ऐसे स्मॉल स्मॉल बुकलेट्स हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि जो लोग गुरु नहीं है जिनके पास, वो एक इनिशियल फॉर्मेट शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1, जो वो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही पढ़ सकता है, और जब तक वो पास आउट होगा कॉन्फिडेंटली वो ये शुरू कर पाएगा कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस शुरू करें। कौन कौन सी चीजें आपको प्रॉब्लम देती है, जैसे कि कोई भी क्लिनिक या सेगमेंट शुरू करने से पहले एक फाइनेंशियल अपडेटिंग बहुत जरूरी है। लोग क्या है, कभी भी अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करते, कभी अपनी फर्म को नाम स्टैब्लिश नहीं करते, और एकदम से प्रैक्टिस में उतरते तो उन्हें डर लगता है। अपने नाम पे कभी भी सेविंग अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं शुरू करें, करंट अकाउंट पे प्रैक्टिस शुरू करें, छोटा छोटा इनपुट करें,
बहुत लंबे एरिया में नहीं रहे, 200 स्क्वायर फीट एरिया आपके लिए सफिशिएंट है, मेडिसिन अपने यहाँ मल्टीपल कंपनीज की मंगवाएं और बड़ी आसानी से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हम लोग, एक क्वेश्चन और आया कब तक ये बुक आएगी, दिसंबर में हम इस बुक को लॉन्च करेंगे और आपको स्टार्ट, उसका नाम है सेतु, हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस। इट इज अ ब्रिज बिटवीन संहिता एंड प्रैक्टिस। और हम एक प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइबर भी बना रहे हैं, जिसमें कि सपोज आपने जैसे ये सवाल आ रहे हैं ना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, इसको किस तरीके से सिस्टम वाइज, मतलब कि नर्वस सिस्टम से लेके ऑस्टियो सिस्टम तक, यानी कि बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स तक, हम सारे सिस्टम वाइज एक एक जो मेडिसिन के उनकी जो डिजीजेस है मेन में, उन पे आयुर्वेदा मेडिसिन कैसे यूटिलाइज करना है और उन्हें कैसे दे सकते हैं, इस पे हम एक छोटी प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबर बना रहे हैं। बड़ी आसानी से आप उसको लेकर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी होगी तो वो नंबर्स उसमें अवेलेबल होंगे, आप बड़ी आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। सर आपकी आने वाली बुक जो है वो काफी यूजफुल होगी और जो प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है हमारे यूजी से ही वो लोगों में डेवलप होगा सर। तो मुझे सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, आपकी बुक के लिए। जी नितिन जी, मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गांव में हैं, जैसे एक सवाल आया था कि गांव में कैसे करें, आप अपने यहाँ मेडिसिनल जो सिचुएशन है मेडिसिनल प्लांट का, आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को जरूर देखें, उनकी वेबसाइट पे जाएं। वो हमें बहुत सारी चीजों के लिए सब्सिडी देते हैं। हम अपने यहाँ, अगर हमारे यहाँ खेती है तो उन खेती में मेडिसिनल प्लांट्स को लगाकर हम हमारी कंपनियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्र को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे फाइनेंशियल सेगमेंट्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए परचेजर बहुत सारे लोग हैं। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से आपको सब्सिडी मिलेगी, आप अपनी प्रैक्टिस को, मतलब अपने प्लांटेशन को शुरू कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपने गांव की खेती में भी सपोर्ट करके और अपने रूरल एरियाज में प्रॉपरली आयुर्वेदा को चैनलाइज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। बिल्कुल सर। और कुछ रॉ मटेरियल भी लगते हैं, कुछ प्रोडक्शन भी लग रहा है, वैद्य जो हमारे बाकी भी वैद्य उनको हम सप्लाई कर सकते हैं इसमें। जी बहुत सारा काम उसमें हो सकता है। और सर जो रसशाला का कंसेप्ट है, जो आयुर्वेदिक फार्मेसी का कंसेप्ट है, कुछ कुछ हमारे वैद्य मित्र जो है रसशास्त्र में एमडी कर रहे हैं, तो उनके लिए सर बाहर सामने क्या स्कोप है सर? देखिए स्कोप बहुत ज्यादा है रसशाला में, लेकिन बात यह है कि जब, अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं, जब हमारे यहाँ पर अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके पास और अच्छा ज्यादा अमाउंट है, तब तो आप रस औषधियां और फार्मास्यूटिकल अपनी डेफिनेटली स्टार्ट करें। जितने लेवल पे और जो मेडिसिन आपके पास नियरली अवेलेबल है आप उससे शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो एक सेगमेंट है, जैसे आप प्रैक्टिस अपने रस में आपने काम किया, रसशास्त्र में आपने एमडी किया, तो आप बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल हैं उनके लिए आप रिसर्च डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। वहां पर आप कंपनियों में जाकर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उन कंपनियों में जैसे कि चरक फार्मास्यूटिकल है, हिमालय फार्मास्यूटिकल है, पतंजलि है, डाबर है, ऐसे बहुत सारे लोग रसशास्त्र के लोगों को लेते हैं। जमुना फार्मास्यूटिकल भी लेता है। वो रसशास्त्र के लोगों से R&D का वर्क करवाते हैं और प्रॉपरली मेडिसिन किस तरीके से और अच्छे से स्टैब्लिश हो सकती है, उनमें रसशास्त्र के लोग डेफिनेटली वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। उसमें उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अपनी फार्मास्यूटिकल डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप चाहिए, अमाउंट काफी चाहिए, लैंड चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, वो करा जरूर जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी डिटेल में एक खुद के एक आप कहें तो एक अकेला सेशन होगा रसशास्त्र को किस तरीके से डेवलप करें उसके लिए। तो है तो स्कोप, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्कोप है उसमें। और जो वैद्य लोग हैं हमारे खुद के, जो प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए फॉर्मुलेशन बनाते हैं प्राइवेट पर उनके लिए, उनके पेशेंट के लिए ही, तो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सर वो बाकी प्रोडक्ट बना के? बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन होता है, जो बहुत सारी स्टैब्लिश फार्मास्यूटिकल हैं, वो आपके लिए आपकी ब्रांडिंग में प्रॉपर आपके फॉर्मुलेस को बनाकर आपके हिसाब से एक्सक्लूसिवली डिजाइन करके आपको दे सकती हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जैसे मेरा भी फार्मास्यूटिकल डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन धर्म आयुर्वेदा फार्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट पुणे में और छिंदवाड़ा में हमारी फार्मास्यूटिकल थर्ड पार्टी बेसिस पे बनाती है। अर्पण आयुर्वेदा और आयुर्वेदा एसेंस हमारे लिए मेडिसिन बना के रेडी करती हैं और उनके बेसिस पे एक्सक्लूसिवली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं हमारी कंडीशन के हिसाब से वो डिजाइन हो जाते हैं। और उन डिजाइनिंग के लिए जो है हमें वो वहां के रसशास्त्री जो है वो हेल्प करते हैं और उसके बेसिस पे हमें लाभ हो जाता है। सर एक क्वेश्चन है, अब्रॉड में सर क्या क्या स्कोप है?
एक देखिए ग्रेजुएट टू अब्रॉड में BMS अगर हम ये देखें कि दुबई और ये जो सऊदीया की कंट्रीज हैं वहां पर आपको जी एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। जो यूएस है वहां पर आपको अभी डायरेक्टली परमिशन नहीं है। वहां पर ओके कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आप लेक्चर्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि ओके कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, मायामी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, वहां आप लेक्चर्स के लिए जा सकते हैं। जी साथ ही साथ बहुत जो अलग कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील है और लैटिन अमेरिका है वहां पर अभी डायरेक्टली परमिशन नहीं है। आपको पोर्टुगल है, वहां पर जर्मनी है, वहां पर आप लेक्चर्स एज वेल एज स्मॉल क्लिनिक के बेसिस पे आप जा सकते हैं। रजिस्टर करने की आवश्यकता आपको सऊदीया में डेफिनेटली है। बाकी वहां का आपको कोई इन्वेस्टर होना चाहिए जो आपको एज अ स्पीकर, एज अ एक्सपर्ट बाहर से बुला सकता है। ओके। चुमकी मैडम का सर एक क्वेश्चन है कि रूरल एरिया में घृत और बाकी जो काढ़े वगैरह प्रोडक्ट है हमारे, वो लेने के लोग कन्विंस नहीं होते हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? इन्होंने जो जो सवाल कन्विंस पूछा है, कराने। घृत के कैप्सूल्स जो है वो बहुत सारी हाँ कंपनियां घृत के कैप्सूल अभी भी बना रही हैं केरला में। जैसे आप हाँ महातिक्तक घृत कैप्सूल मैं भी यूज करता हूँ, इंदुकांतम घृत कैप्सूल मैं यूज करता हूँ। ऐसे जी मल्टीपल कैप्सूल्स हैं जो यूज करे जाते हैं। लेकिन आप इसमें ब्रहण चिकित्सा और शमन चिकित्सा ही दे सकते हैं। शोधन जी सर। चिकित्सा के लिए यानी कि पंचकर्मा के जो पहले एवर्जन की थॉट है उसके लिए हमने एक रिसर्च करी थी 2012 में और 2011 में कि आप बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं स्नेहपान के लिए। अगर उसे एवर्जन है मेडिकेटेड घी पीने से तो आप बस्तियों की उत्तम मात्रा मतलब कि 240 ml अप टू 360 ml आप देकर उस पे स्नेहपान यानी कि स्नेह सिद्धि के लक्षण क्रिएट कर सकते हैं। अहमदाबाद जी में एक मैम है जो कि पुणे में प्रैक्टिस करती थी पहले, डॉक्टर प्रियदर्शनी कड़ूस मैम, उन्होंने मुझे सिखाया भी है। और वो मैम ने इंस्टेड ऑफ स्नेहपान वहां पर बस्तियों को इस्तेमाल करना यानी कि बस्ती देकर बड़ी आसानी से आप स्नेहपान से एवर्जन ले सकते। जो एवर्जन के पेशेंट हैं उनमें आप बस्ती करके स्नेह सिद्ध के लक्षण है वो लेकर उसको शोधन प्लान कर सकते हैं। शमन चिकित्सा और ब्रहण चिकित्सा के लिए आप बड़ी आसानी से कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल घृत कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है। एबीबी कंपनी, एसडीएल कंपनी, ऐसी मल्टीपल केरला की बहुत सारी कंपनी है, केरला आयुर्वेदा, जो आपको ये कैप्सूल्स बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर सकती हैं। ओके सर। और सर जो डिजिटल एज है, अभी डिजिटल ईरा बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या बाकी जो चीजें हैं, ऐप रहते हैं, आयुर्वेद के ऐप रहते हैं, उसमें भी कुछ करियर हो सकता है क्या सर ग्रेजुएट्स का? बहुत ज्यादा करियर है। अगर आप अपने फ्रेंड्स जो कि आपको टेक्निकली जानते हो तो ऐप जी डिजाइनिंग की जो मेथड्स है उसमें आप इनपुट दे सकते हो। और आयुर्वेदा डॉक्टर अगर इनपुट देता है तो एक प्रॉपर ऐप डिजाइनिंग होती है। अभी प्रकृति के ऊपर लगभग 130 ऐप मार्केट में है। प्रकृति एनालिसिस के बेसिस पे आप बहुत सारे जो लोग हिट करते हैं अगर आप उसे प्रमोट करते हैं बीइंग आयुर्वेदा डॉक्टर तो बहुत ज्यादा लोगों पे उनकी बॉडी टाइप जानने के लिए मिल सकती है। डाइट के ऊपर, योग के ऊपर, आपके डेली बेसिस के ऊपर, क्वेश्चंस के एबिलिटी के ऊपर। जैसे कि आप मुझे अभी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे पेशेंट भी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछे और ऐसे काम हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया, टेलीमेडिसिन का स्कोप आजकल के एरा में बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति क्लिनिक पे जाने से डर रहा है और ये 1 साल तक इसी तरीके से चलेगा। तो 1 ईयर का जो पीरियड है उसमें टेलीमेडिसिन का स्कोप बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में भी लोग मूवमेंट करने से थोड़े से घबराएंगे, तो आप टेलीमेडिसिन का अभी बहुत गोल्डन एरा चल रहा है, आप उसका यूज डेफिनेटली करें। टेलीमेडिसिन के इसमें सर जो लिमिटेशन आते हैं कुछ, जैसे नाड़ी परीक्षा का क्वेश्चन आ रहा था, तो हम नाड़ी परीक्षा या कुछ बाकी चीजें कर नहीं सकते जो 10वीं परीक्षा का जो रहता है हमारा, तो उसमें सर कैसे हम डील करेंगे वो चीज? देखिए ये बात बहुत जरूरी है सर कि हर एस्पेक्ट को हम हर कंडीशन में नहीं कर सकते। हमें लोगों के प्रोटेक्शन और आज की जो मार्केट डिमांड है उसके बेसिस पे भी चीजें सोचनी चाहिए। कई बार ये बिल्कुल सही बात है, आपको लाक्षणिक चिकित्सा पे अभी बहुत ज्यादा आधारित रहना पड़ेगा। एक बार लोगों को आयुर्वेद की थॉरोली नॉलेज और सेगमेंट्स क्रिएट हो जाए। ये बहुत पुरानी लड़ाई है कि लोग लड़ाई करते हैं कि ये ऑथेंटिक आयुर्वेदा नहीं है, इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑथेंटिसिटी तो ठीक है, लोग अपने ही फील्ड को छोड़ के दूसरे सेगमेंट पे अगर काम करना शुरू कर दें तो फिर ऑथेंटिसिटी और नॉन ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं है। अगर वो पार्शियली भी ऑथेंटिक है लेकिन वो आयुर्वेदा बैकग्राउंड एंड सोच को अगर लोगों तक पहुंचाता है तो हमें उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए। बहुत बार ये बोला जाता है वो गलत तरीके से आयुर्वेद देता है। ये देखिए, आयुर्वेद इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। हर एस्पेक्ट में आयुर्वेदा को दिया जा सकता है, सिंपल फॉर्मुलेशन के बेसिस पे भी और डायरेक्ट चिकित्सा। जैसे कई जगह प्रत्यात्म चिकित्सा बताया डायरेक्ट चिकित्सा देने के लिए, जैसे गृहिणी का पाठ रस, शिरचूल वज्र रस, ये मेडिसिन कभी बनती नहीं अगर हर चीज कॉन्सेप्ट बेसिस पे होती।
गृहिणी का पार्ट रस अगर बना है तो गृहिणी की चिकित्सा के लिए बना है। अधिकार जो तंत्रयुक्ति है वो इसीलिए बताई गई है कि ये जो मेडिसिन है वो इन कंडीशंस में हमेशा ही काम करेंगी। तो हमारे पास मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने बार बार बताया है कि आप डायरेक्टली एंड डायरेक्ट बेसिस मतलब कि प्रत्यात्म रूप से चिकित्सा करें। यानी कि आपने जैसा सवाल पूछा था कि सिर दर्द अगर है तो डेफिनेटली शिरशूल वज्ररस भी दिया जा सकता है, ये बात अलग है। अगर उसे इंडाइजेशन से है तो हम आविपत्तिकर से ठीक कर रहे होंगे। नेटवर्क का इश्यू आया है कुछ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कीजिए सर। जी सर, जी सर कंटिन्यू कीजिए। जी सर कंटिन्यू कीजिए सर। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमने इंडाइजेशन है तो हमने शिरशूल में अलग ट्रीटमेंट दिया, उसे एसिडिटी हो रही थी तो अलग ट्रीटमेंट दिया, उसे वातज शिरशूल हो रहा था, हेडेक हो रहा था तो हमने उसमें अलग ट्रीटमेंट दिया। दिस इज एकदम सही बात है, लेकिन कुछ प्रत्यात्मक चीजें भी बताई हैं, हमें उसका यूज करते हुए भी, आयुर्वेद ना छोड़ते हुए भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम हर व्यक्ति को कॉन्सेप्ट पूरे समझेंगे और आखिरी में वो प्रैक्टिस शुरू करेगा तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि अगर हमें रूरल और हर सेगमेंट पे लोगों को आयुर्वेद पहुंचाना है तो सिंपल प्रत्यात्मक चिकित्सा पे भी आधारित होकर हमको प्रैक्टिस शुरू करने के लिए उसे प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है सर मैं सेशन फिर से चालू करता हूं सर। 1 आवर हमारा होने का आया है, फिर वो सेशन एंड हो जाएगा और सेव नहीं होगा सर वो। तो फिर से मैं आपको इनवाइट करूंगा सर, एक बार